राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 कक्षा 1 to 5 के लिए जो है हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसे हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। 1 से 15 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस होगा, जिसमें आप सभी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें 30 प्रश्नों का उस पर वीडियो बना हुआ है, तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि हमें किस ओर तैयारी करना चाहिए। यदि आप सीटेट पास हैं तो थोड़ा सा और डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, ये सीटेट जैसा नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन को देखते हैं और फिर इसमें समझ में आएगा कि हमें और इसमें कितना मेहनत करना होगा और किस ओर मेहनत करना होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वेलकम टू आवर स्टडी अप यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब मैं वीडियो अपडेट करूंगा, अपलोड करूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी बताइए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है बताइए। पहला का आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर होगा आपका ए, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। यानी बाल्यावस्था जो है आपका 6 से 12 वर्ष का है, कि प्रथम अवस्था 6 से 9 वर्ष होता है। 6 से 12 वर्ष में भी प्रथम अवस्था है जो आपका 6 से 9 वर्ष है, जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। इसमें बालक के बौद्धिक विकास का वातावरण धीरे धीरे व्यापक होने लगता है, जिसमें वह खिलौनों के साथ खेलकर अपना स्वयं का एक समाज बनाने में लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसमें आपको बताना है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये नहीं शब्द पे ध्यान दीजिएगा। दल या समूह में रहने की अवस्था नहीं है, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। बताइए, अभी मैंने बताया। तो सेकंड का आप आंसर करें। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए, सेकंड का आप आंसर करें। तो सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रश्न करने की अवस्था। और बाकी ए, बी और डी होता है। यानी पूर्व बाल्यावस्था में बालक में कौन कौन से गुण होते हैं वो जान लीजिए कि दल और समूह में रहने की अवस्था होती है, अनुकरण करने की अवस्था होती है, खेलने की अवस्था भी होती है, लेकिन प्रश्न करने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था में नहीं होती है। यानी पूर्व बाल्यावस्था में बालक समूह में रहने, खेलने तथा अनुकरण करने की अवस्था में होता है, तथा प्रश्न करने की अवस्था जो है वो नहीं रहता है। यानी पूर्व बाल्यावस्था पर आता है 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। बताइए, आंसर कीजिए। तीसरा का आपको आंसर करना है। तीसरा का आंसर करें कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। तो तीसरा का आपका सही आंसर होगा डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यानी फ्रायड के अनुसार, किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था जो है आपका 9 से 12 वर्ष माना गया है, में बालक के विकास में स्थायित्व आ जाता है। वह भौतिक वस्तुओं को उनकी द्रव्यमान, संख्या तथा क्षेत्र के आधार पर समझने लगता है, तथा भौतिक वस्तुओं को समझने के विषय में उसकी तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। चलिए 3 प्रश्न हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 4 नंबर। और 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बताइए,
4 का आप आंसर करें। 4 का आपको आंसर करना है कि 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 4 का राइट आंसर होगा आपका सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। यानी विकास का अर्थ क्या है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बाकी ए, बी और डी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है तो गलत है। तो कौन सा कथन गलत है ये आपको चूज करना है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। बताइए 5 का आंसर करें। क्वेश्चन फिर से समझ लें कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो 5 का आंसर करें। यहाँ पे मैं बता दूं 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। यह जो है सही नहीं है, ठीक है। यानी विकास एक स्वतः एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। उकसाना या बढ़ावा देना विकास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है, ये आपको चूज करना है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। उत्तर बाल्यावस्था के लिए नहीं है, ये आपको चूज करना है। यानी निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। 6 का आंसर करें। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त न होकर किशोरावस्था के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे उत्तर बाल्या दे दिया है, किशोरावस्था देता तो ये सही हो जाता। तो उत्तर बाल्यावस्था के लिए ये उपयुक्त नहीं है, यानी पुरुषोचित या स्त्रीयोचित जो है वो आपका किशोरावस्था के लिए उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी है या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। बताइए 7 का आप आंसर करें। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आप सभी लोग भी जानते हैं कि जो सबसे बड़ा लाइन होता है वही कभी कभी आंसर होता है। जब कुछ भी समझ में ना आए तो क्या देखते हैं, तुक्का लगाने के लिए कि जो सबसे बड़ा लाइन है वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका सही भी हो जाएगा, लेकिन सब जगह ऐसा सही नहीं होगा, कृपया इस बात पर ध्यान रखें। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, तो इसका राइट आंसर है डी, लाभकारी है या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। यानी सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः प्रशिक्षण में प्रयोग की गई विधि पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बड़ा है, आप एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से इसका आंसर दीजिए। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन का यह सिद्धांत रूसी मनोवैज्ञानिक आई.पी. पावलोव द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
यानी पावलोव के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया शास्त्रीय अनुबंधन। इस सिद्धांत के अनुसार इसमें अनुक्रिया स्वैक रूप से होती है, साथ अनुक्रिया करने से पूर्व ही प्रबलन किया जाता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मिनमेख निकालना बंद करना, उपरोक्त सभी। 9 का आंसर करें। क्वेश्चन कह रहा है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का उदाहरण आपको ढूंढना है इसमें। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मित्रों के द्वारा उपहास। यानी मित्रों द्वारा उपहास किया जाना एक सकारात्मक दंड का उदाहरण है, क्योंकि इसके द्वारा बालकों में संवेगों की वृद्धि संभव है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 10 नंबर, और यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यहाँ पे नहीं है शब्द पे ध्यान दीजिएगा। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। 10 का आपको आंसर करना है। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। यानी अभिप्रेरणा सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। अभिप्रेरणा जो है वो सकारात्मक भी हो सकता है और आपका नकारात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अतः यह कथन उपयुक्त नहीं है कि यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11 नंबर, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। यानी किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, यहाँ पे अस्थायी परिवर्तन है, तो व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यस्तता कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा, अस्थायी अधिगम कहलाएगा या अभिप्रेरणा कहलाएगा? बताइए, राइट आंसर कीजिए। 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अभ्यस्तता। यानी जिन पियाजे ने बंदर पर किए गए प्रयोग के आधार पर बताया कि किसी उद्दीपन के निरंतर किए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अभ्यस्तता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। बताइए 12 का आप आंसर करें कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। यानी अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को किसी बात या विचार पर दबाव पूर्वक राजी कराने से उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन करना संभव नहीं है, जबकि विचारों को दोहराने, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति को समर्थन लेकर अथवा संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करने से उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना संभव है। जैसे यहाँ पे यह कह रहा है कि दबाव से उसको आप जबरदस्ती सिखाएंगे या बताएंगे कि यही करो, ऐसे ही होगा। किसी के विचार को राजी कराना हो, उसे जबरदस्ती कहेंगे कि नहीं इसी विचार को मानो, तो वो नहीं मानेगा। लेकिन यदि हम किसी सफल व्यक्ति का उदाहरण दे करके उसके विचारों को बताएंगे तो वो जो है अभी प्रेरित होकर के समझ जाएगा, सीख जाएगा। तो किसी पे दबाव बना करके आप उसे विचार को राजी नहीं करवा सकते, आप एग्जाम्पल दे करके करवा सकते हैं, वो मान जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या उपरोक्त सभी। बताइए 13 का आंसर करें। 13 का आपको आंसर करना है कि 13 का आपका राइट आंसर क्या होगा।
तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी का सभी सही है, यानी सभी कथन जो है उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में सही है। ठीक है, एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा, ये सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 14 नंबर। और 14 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। बताइए 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानव शरीर में। यानी किसी बालक की 6 से 10 वर्ष की अवस्था उसकी पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेने लगता है, यानी 6 से 10। यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर बी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आंसर इसका दिया है बुक में, वो बी दिया है, लेकिन मेरे अनुसार जो है बी नहीं होगा, यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, यानी 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, धर्म में नहीं लेता, मानव शरीर में, ये क्या किस तरह से ऑप्शन है मानव शरीर में, यौन संबंध में तो नहीं होगा। तो आपका ये राइट आंसर जाएगा डी, विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में जो है बालक में जो है विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि वहाँ पे उसको पेयर्स ग्रुप मिलने लगते हैं। तो ये 14 का देख लीजिएगा अपने अनुसार से भी, मेरे अनुसार तो आपका डी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 15 नंबर, जो आपका लास्ट प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। बताइए 15 का आंसर करें, 15 का आंसर करें। इससे पहले मैं थोड़ा सा 14 पे डिस्कस कर लेता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है विद्यालय में। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर यहाँ पे प्रश्न आपका कह रहा है कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? बताइए 15 का आपको आंसर करना है। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के द्वारा बालक की मानसिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे आपके 15 प्रश्न। कमेंट करके बताइए कि 15 में से आपके कितने सही हुए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।